वेलकम बैक व्यूवर्स। हमारा जो आज का सेशन है इसमें हम लर्न करेंगे कि पीएचपी में कांस्टेंट किस तरह डिफाइन करते हैं, और इसके साथ हम इनको कंपेयर करेंगे कि मैजिक कांस्टेंट और सिंपल कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है। तो स्टार्ट करते हैं। कांस्टेंट्स आर लाइक वेरिएबल्स एक्सेप्ट दैट वंस दे आर डिफाइंड दे कैन नॉट बी चेंज्ड और अनडिफाइंड। तो कहते हैं जिस तरह पीएचपी में वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं उसी तरह आपके पास कांस्टेंट भी है, लेकिन वेरिएबल की वैल्यू आप बार बार चेंज कर सकते हैं जब भी आपको रिक्वायर्ड है। लेकिन कांस्टेंट को जब आप डिफाइन करेंगे, जिस वेरिएबल को आप कांस्टेंट डिफाइन कर देंगे, तो आप उसकी वैल्यू फिर चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। तो पीएचपी कांस्टेंट, अ कांस्टेंट इज एन आइडेंटिफायर name for a simple value. The value cannot be changed during the step. तो जिस भी कोड के अंदर, जिस भी वेब पेज में आपने इस कांस्टेंट को डिफाइन कर दिया है, तो उस कोड के अंदर आप उसकी वैल्यू को फिर चेंज नहीं कर सकते। अब वैलिड कांस्टेंट नेम स्टार्ट्स विद द लेटर और अंडरस्कोर, नो डॉलर साइन बिफोर द कांस्टेंट नेम। नॉर्मली जो पीएचपी में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं तो आप डॉलर का साइन से स्टार्ट करते हैं और आगे वेरिएबल का नेम बताते हैं, और फिर इक्वल के बाद उसमें वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर करनी है। तो कांस्टेंट के केस में इस तरह नहीं, आप डॉलर का साइन प्लेस नहीं करेंगे। अनलाइक वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स आर ऑटोमेटिकली ग्लोबल अक्रॉस द इंटायर स्क्रिप्ट। तो जो भी आपने स्क्रिप्ट राइट डाउन लिखा हुआ है, तो कांस्टेंट की वैल्यू जो आपके पास है वो थ्रू आउट द स्क्रिप्ट, थ्रू आउट द प्रोग्राम आपकी एक्सेसिबल है, क्योंकि कांस्टेंट आपका एक ग्लोबल वेरिएबल है। और ग्लोबल वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम में किसी भी जगह पे आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो लर्न करते हैं कि आप कांस्टेंट को किस तरह डिफाइन करेंगे। तो कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए, किसी भी वेरिएबल को आपने कांस्टेंट डिफाइन करना है, तो उसके दो मेथड है। फर्स्ट मेथड आपके पास ये है कि आप डिफाइन का जो कीवर्ड है इसको आप यूज करें। ठीक है। इसका साइंटेक्स क्या होगा, डिफाइन का आपके पास कीवर्ड आएगा और पैरेंथेसिस के अंदर आप उसका कांस्टेंट का नेम स्पेसिफाई करेंगे, और आगे उसमें जो भी वैल्यू आप स्टोर करना चाहते हैं वो वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे। ये इसका फर्स्ट मेथड है। यहाँ पे एग्जांपल देखें जरा। कहते हैं नेम स्पेसिफाइज द नेम ऑफ द कांस्टेंट। जिस नेम का आप कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर करना चाह रहे हैं, तो आप वो नेम का पैरामीटर उसको रिफ्लेक्ट करेगा। सेकंड आपके पास है वैल्यू। इसकी जो सेकंड पैरामीटर है, वैल्यू स्पेसिफाइज द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट। तो उस कांस्टेंट वेरिएबल में क्या वैल्यू आपने स्टोर करनी है, कोई इंटीजर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकती है, एरे हो सकती है। ठीक है। तो किसी भी टाइप की वैल्यू हो सकती है, तो वो आपका सेकंड जो पैरामीटर है वैल्यू का, उसमें आप ये डिफाइन करेंगे। तो नीचे एग्जांपल देखें। डिफाइन का आपके पास कीवर्ड आया, पैरेंथेसिस के अंदर आपने बताया फर्स्ट पैरामीटर जो आपने यहाँ पे बताया है ये कांस्टेंट वेरिएबल का नेम है। ऊपर साइंटेक्स में अभी हमने ये डिस्कस किया था कि फर्स्ट पैरामीटर नेम है, तो यहाँ पे हमने ग्रीटिंग के नेम का एक कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। इस कांस्टेंट वेरिएबल में क्या वैल्यू स्टोर होगी, वेलकम टू w3schools.com। तो इसमें ये वैल्यू स्टोर होगी। उसके बाद हम इसकी वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं एको के थ्रू, एको और आगे ग्रीटिंग, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। इस एग्जांपल को देख लेते हैं इसको रन करके। तो ये देखिए आपके सामने है। ठीक है। तो डिफाइन के जो आपके पास फंक्शन है, कीवर्ड है, डिफाइन से आप इस कांस्टेंट को डिफाइन करेंगे। कांस्टेंट का नेम क्या है, वो उसका फर्स्ट पैरामीटर होगा इस फंक्शन के लिए, बेशक इसको। ठीक है। और ये उसकी वैल्यू आपके पास सेकंड पैरामीटर होगा। तो कांस्टेंट जो आपके पास है ये केस सेंसिटिव भी हो सकता है और केस इनसेंसिटिव भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपने किस तरह डिफाइन किया है। अच्छा, कांस्टेंट को डिफाइन करने का सेकंड, फर्स्ट पैरामीटर तो आपने डिफाइन का देखा। तो सेकंड पैरामीटर आपके पास है कांस्टेंट को डिफाइन करने का। आप उस कांस्टेंट वेरिएबल से पहले कॉन्स्ट का वर्ड यूज करेंगे। ठीक है। तो कॉन्स्ट का वर्ड चूज करेंगे, आगे उस वेरिएबल का नेम। तो अभी मैंने ऊपर स्टार्ट में डिस्कस किया था कि पीएचपी में नॉर्मल जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उन वो डॉलर के साइन से स्टार्ट होते हैं और उसके साथ वेरिएबल का नेम आता है। लेकिन जो कांस्टेंट डिफाइन करेंगे
उसमें आप नेम तो कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन नेम से पहले डॉलर का साइन नहीं आएगा, तो ये इसमें डिफरेंस है। तो ये सेकंड मेथड है, कॉस्ट के कीवर्ड से आपने कांस्टेंट को डिफाइन किया। कांस्टेंट का नेम है इस केस में माई कार, और वोल्वो उसके अंदर वैल्यू है जो कि स्टोर हो रही है, तो नीचे उसकी वैल्यू प्रिंट हो रही है। अब कहता है कि कॉस्ट के कीवर्ड से आप जो कांस्टेंट डिफाइन करते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल डिफाइन करते हैं, और डिफाइन के कीवर्ड से जो कांस्टेंट वेरिएबल डिफाइन करते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो कहते हैं कॉस्ट कैन नॉट बी क्रिएटेड इनसाइड एन अदर ब्लॉक्स को, ठीक है, लाइक इनसाइड अ फंक्शन और इनसाइड एन इफ स्टेटमेंट। तो आपके कोड में अगर आप इफ स्टेटमेंट यूज हो रही है या फंक्शन यूज हो रहा है, तो इस केस में आप कॉस्ट के कीवर्ड से जो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वो उनकी बॉडी में नहीं जाके डिक्लेयर कर सकते, ठीक है। लेकिन कहता है कि डिफाइन कैन बी क्रिएटेड इनसाइड एन अदर ब्लॉक्स को, तो डिफाइन के कीवर्ड से आप जो कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, वो इफ स्टेटमेंट की बॉडी में भी जाके आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, और इसी तरह फंक्शन में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये इन दोनों में ये मेजर डिफरेंस है। तो प्रेफर्ड है कि आप डिफाइन के मेथड से कांस्टेंट को हमेशा डिक्लेयर किया करें। अब यहाँ पे देखिए सेकंड केस है कि आप एक अरे डिक्लेयर कर रहे हैं कांस्टेंट की, क्रिएट एन अरे कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे डिफाइन का आपके पास कीवर्ड आया, उसमें पहला पैरामीटर है कि उसका नेम, कांस्टेंट का नेम। तो यहाँ पे आपके पास कार्स है, इस कार्स में जो वैल्यू स्टोर हुई हुई है वो आपके पास ये देखें अरे की फॉर्म में है, ठीक है। तो इस कार्स की जीरो लोकेशन पे आप देखिए, उसके बाद आपने इसकी जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है इसमें आपने स्पेसिफाई किया है कि कास्ट की जो जीरो लोकेशन है इस पे आपके पास वैल्यू अल्फा रोमियो स्टोर हुई है। उस कास्ट की सेकंड लोकेशन है उस पे BMW वैल्यू स्टोर हुई है। और थर्ड इस कास्ट की जो लोकेशन है उस पे टोयोटा वैल्यू स्टोर हुई है। तो इस तरह आप एरे कांस्टेंट को डिक्लेयर कर सकते हैं। नीचे आपके पास क्या है, एको कार्स ऑफ जीरो। तो कार्स के नेम की जो अरे है उसकी जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर दो, तो इस केस में वो अल्फा रोमियो की जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर देगा। तो कहते हैं कांस्टेंट आर ऑटोमेटिकली ग्लोबल एंड कैन बी यूज्ड अक्रॉस द इंटायर स्क्रिप्ट। तो जिस भी वेरिएबल को आप कांस्टेंट डिफाइन कर देंगे, ठीक है, वो आप अपने कोड के अंदर, वेब पेज के अंदर जो स्क्रिप्ट है PHP का, उसमें किसी भी जगह पे इसको कॉल कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट वो ग्लोबल होते हैं। तो यहाँ पे इसकी एग्जांपल देख लें कि फंक्शन की बॉडी से बाहर एक कांस्टेंट डिफाइन कर रहे ग्रीटिंग के नेम का, और उसमें वेलकम टू w3schools.com की जो वैल्यू है वो स्टोर हुई है। उसके बाद एक फंक्शन है, फंक्शन का नेम है माई टेस्ट, और उस फंक्शन की बॉडी में डिफाइन कर रहा है एको और ग्रीटिंग। तो ग्रीटिंग के नेम का जो कांस्टेंट वेरिएबल यहाँ पे उसने ऊपर डिफाइन किया उसको यहाँ पे प्रिंट करवा रहा है, उसकी वैल्यू आया, इसकी वैल्यू एक्सेसिबल है या नहीं, ठीक है। तो नीचे इसके बाद उसकी बॉडी क्लोज हो रही है फंक्शन की, और उसके बाद माई टेस्ट के नेम का जो फंक्शन डिफाइन किया गया उसको यहाँ पे कॉल किया जा रहा है, यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग हो रही है। फंक्शन कॉलिंग से आपके पास ये इस जगह पे जंप करके आएगा, और उसके बाद इसकी बॉडी में जब फंक्शन किया आएगा तो वहाँ पे ग्रीटिंग वेरिएबल जो कांस्टेंट एक वेरिएबल है उसकी वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करेगा। इस कोड की आउटपुट देख लें, तो ये आपके पास है, ठीक है। तो यहाँ पे पर्पस ये था कि कांस्टेंट जो वेरिएबल है इसका स्कोप जो स्क्रिप्ट है ये PHP का ओपनिंग क्लोजिंग टैग, तो इसके अंदर किसी भी जगह से आप उसको कॉल कर सकते हैं। तो इस केस में हमने फंक्शन की जो कांस्टेंट वेरिएबल था उसको फंक्शन से बाहर डिफाइन किया था, पहले डिफाइन किया था, लेकिन उसको जो कॉल कर रहे हैं फंक्शन की बॉडी में कॉल कर रहे हैं। जिससे ये चीज प्रूफ हो रही है कि कांस्टेंट का जो स्कोप है, कांस्टेंट वेरिएबल का जो स्कोप है वो ग्लोबल होता है, तो उसको प्रोग्राम के अंदर किसी भी जगह से आप कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि मैजिक कांस्टेंट क्या है, ठीक है। तो कहता है द PHP हैज 9 predefined constants that change value depending on where they are used, and therefore they are called magic constant, ठीक है। अब सिंपल जो कांस्टेंट था उसको जब आप प्रोग्राम में डिफाइन कर देते हैं तो उसकी वैल्यू थ्रू आउट द स्क्रिप्ट, थ्रू आउट द प्रोग्राम आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जो प्री डिफाइंड कांस्टेंट है उनकी वैल्यूज आप चेंज कर सकते हैं डिफाइन करने के बाद, ठीक है। तो ये इन दोनों में मेजर डिफरेंस है। तो इसमें आपके पास PHP में कहता है कि
आपके पास 9 डिफरेंट कांस्टेंट यूज होते हैं। ठीक है, ये उनके नेम्स हैं। एक क्लास कांस्टेंट है, DIR स्टैंड फॉर डायरेक्टरी कांस्टेंट, फाइल कांस्टेंट। ठीक है, फंक्शन कांस्टेंट, लाइन कांस्टेंट, मेथड कांस्टेंट, नेम स्पेस कांस्टेंट और ट्रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हर एक की सेल्फ आगे डिस्क्रिप्शन भी गिवन है। तो देखे जरा ये मैजिक कांस्टेंट। अब लेट्स से फर्स्ट आपके पास है क्लास का मैजिक कांस्टेंट। ठीक है, इफ यूज्ड इनसाइड अ क्लास द क्लास नेम इज रिटर्न। ठीक है, तो क्लास मैजिक कांस्टेंट को यूज करते हुए आप क्लास का नेम रिटर्न कर सकते हैं। इसी तरह DIR का मैजिक कांस्टेंट है, ठीक है, द डायरेक्टरी ऑफ द फाइल। ठीक है, जो भी स्क्रिप्ट आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो उस स्क्रिप्ट की डायरेक्टरी कौन सी है, उसका फोल्डर कौन सा है। ठीक है, अगर आप वो जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे जब भी आप डायरेक्टरी कांस्टेंट को लेट से आप कॉल करेंगे तो जिस भी स्क्रिप्ट के जिस भी डायरेक्टरी के अंदर आप स्क्रिप्ट को रख के रन करेंगे तो डायरेक्टरी का नेम हर दफा चेंज हो सकता है। ठीक है, तो इस केस में ये जो मैजिक कांस्टेंट है डायरेक्टरी का, ये अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है। ठीक है, इसी तरह क्लास है तो क्लास भी डिफरेंट नेम की हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लें जरा, इस फर्स्ट एग्जांपल को हम ट्राई कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, PHP के ओपनिंग टैग में एक क्लास को डिफाइन कर रहा है, उस क्लास का नेम है फ्रूट्स। उस क्लास की बॉडी के अंदर एक फंक्शन को डिफाइन कर रहा है और फंक्शन का नेम है माई वैल्यू। ठीक है, उसके बाद उसकी बॉडी में, फंक्शन की बॉडी में रिटर्न का फंक्शन, रिटर्न का पैरामीटर उसको कॉल कर रहा है। ठीक है, रिटर्न की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है। रिटर्न की स्टेटमेंट क्या रिटर्न करेगी, क्या वैल्यू रिटर्न करेगी, यहाँ पे आपने क्लास मैजिक कांस्टेंट को डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो ये क्लास का नेम रिटर्न करेगी। यहाँ पे देखिए इसकी डिस्क्रिप्शन में हमने अभी डिस्कस किया, इफ यूज्ड इनसाइड अ क्लास द क्लास नेम इज रिटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे देखें क्लास मैजिक कांस्टेंट को हमने कॉल किया, तो इस केस में इस क्लास का नेम है फ्रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये फ्रूट्स, क्लास का नेम फ्रूट्स है तो ये वैल्यू रिटर्न करेगा। अब देखते हैं यहाँ पे नीचे, उसके बाद यहाँ पे डॉलर की भी आपके पास एक PHP का वेरिएबल है। उसमें आप न्यू के इंस्टेंस से एक फ्रूट्स का जो क्लास है उसको आप कॉल कर रहे हैं। ठीक है, फ्रूट्स की क्लास को आप यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, वो उधर से आपके पास फंक्शन के अंदर उस फंक्शन के अंदर उसकी बॉडी में फंक्शन डिफाइंड है, और यहाँ पे रिटर्न का पैरामीटर इस केस में फ्रूट्स जो है वो रिटर्न करेगा। ठीक है, तो एको की स्टेटमेंट से आपने उसकी वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर दिया, क्योंकि क्लास का नेम इस वेरिएबल में आया और उस वेरिएबल में उस वेरिएबल के अंदर से आप माई वैल्यू का जो फंक्शन है यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इस केस में ये फ्रूट्स आपको रिटर्न करेगा। ये एको की स्टेटमेंट में डायरेक्ट आपने इसको पास किया हुआ है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आता है डायरेक्टरी कांस्टेंट। ठीक है, तो रिटर्न द डायरेक्टरी कांस्टेंट, मैजिक कांस्टेंट को जब आप कॉल करेंगे तो द डायरेक्टरी ऑफ द फाइल ये रिटर्न करेगा। इसके एग्जांपल देख लें जरा। तो एको अंडरस्कोर DIR अंडरस्कोर। ठीक है, तो ये आपके पास डायरेक्टरी का मैजिक कांस्टेंट आपने कॉल किया, तो ये जो स्क्रिप्ट है सारा, ठीक है, ये डेफिनेटली किस जगह पे पड़ा हुआ है। ठीक है, उसका फोल्डर किस फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसको अगर आपने रिटर्न करना है तो इस केस में ये आपके पास देखें C ड्राइव के अंदर और सम टाइम्स के अंदर W3 स्कूल का फोल्डर है और उसके अंदर PHP का फोल्डर है। तो PHP के फोल्डर के अंदर ये स्क्रिप्ट पड़ा हुआ है, ये फाइल पड़ी हुई है। तो इस केस में PHP उसने रिटर्न किया, उस डायरेक्टरी का नेम जिसमें ये स्क्रिप्ट पड़ा हुआ है वो PHP है। ठीक है, इसी तरह आपके पास फाइल मैजिक कांस्टेंट है, द फाइल नेम इंक्लूडिंग द फुल पाथ। ठीक है, तो फाइल मैजिक कांस्टेंट को जब आप कॉल करेंगे, ठीक है, तो ये इस स्क्रिप्ट का जो नेम है, फाइल नेम है, वो रिटर्न करेगा। तो इस केस में, प्रीवियस केस में हमने देखा, ये जो कोड आपका पड़ा हुआ है ये मैजिक अंडरस्कोर कॉस्ट अंडरस्कोर फाइल डॉट PHP के अंदर पड़ा हुआ है। तो ये आपका स्क्रिप्ट जिस फाइल में पड़ा हुआ है उस फाइल का नेम आप जानना चाह रहे हैं, उस पर्पज के लिए फाइल का मैजिक कांस्टेंट आप उसको प्रिंट कराएंगे उसकी वैल्यू, तो इस केस में ये वो फाइल का नेम रिटर्न कर देगा। तो ये चीज यहाँ पे है कि मैजिक कांस्टेंट को जब भी आप कॉल करेंगे तो इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है,
लेकिन क्या चेंज होगी, ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का मैजिक कांस्टेंट कॉल कर रहे हैं। अगर आप क्लास के नेम का मैजिक कांस्टेंट कॉल कर रहे हैं तो ये हमेशा क्लास का नेम रिटर्न करेगा, और क्लास का नेम कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपने किस नेम क्लास डिफाइन की है। ठीक है, इसी तरह डायरेक्टरी आपके पास मैजिक कांस्टेंट है तो ये डायरेक्टरी का नेम कॉल कर इसको प्रिंट कराएगा। तो डायरेक्टरी का नेम भी चेंज हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपका जो स्क्रिप्ट है वो किस डायरेक्टरी के अंदर पड़ा हुआ है। इसी तरह फाइल का नेम भी आपके पास फाइल कांस्टेंट। तो इसी तरह आपके पास ये डिफरेंट टाइप्स के जो है मैजिक कांस्टेंट है। तो ये नीचे डिफाइन है, आप हर एक की एग्जांपल को ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपके पास आता है ऑपरेटर्स पीएचपी में। ठीक है, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आते हैं। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर्स है, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स है, अरे ऑपरेटर्स है, और कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर्स है। तो ये ऑपरेटर्स कॉमनली हर लैंग्वेज में यूज होते हैं। ठीक है, तो इनको मैं क्विक गो थ्रू कर देता हूँ। तो आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और मॉडुलस, और एक्सपोनेंशिएशन। ठीक है, तो आपके पास क्या है, दो नंबर्स को आपने ऐड करना है तो एडिशन का ऑपरेटर यूज करेंगे। दो नंबर्स को आपने सब्ट्रैक्ट करना है तो आप माइनस का ऑपरेटर यूज करेंगे। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो आप मल्टीप्लाई का साइन यूज करेंगे। दो नंबर्स को डिवाइड करना है। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज ये है कि ये फॉरवर्ड स्लैश जो होता है ये आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन के लिए यूज होता है, लेकिन आप बैक स्लैश आप यूज करेंगे तो वो इंटीजर डिवीजन के लिए होता है। ठीक है, लेट्स से 5 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। तो 5 डिवाइडेड बाई 2 किया तो इस केस में अगर आपने राइट साइड पे राइट डिवीजन वाला साइन यूज किया हुआ है, जिसको फॉरवर्ड स्लैश भी कहा जाता है, तो इस केस में ये 2.5 रिटर्न करेगा। लेकिन आप बैक स्लैश वाला इंटीजर का साइन यहाँ पे यूज करते हैं, जिसको इंटीजर डिवीजन भी कहा जाता है, तो इस केस में भी ये फिर 2 रिटर्न करेगा। जब आप 5 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो पॉइंट वाला जो पोर्शन होता है ये उसको डिस्कार्ड कर देता है, तो उस वजह से उसको फिर बैक स्लैश को इंटीजर डिवीजन भी कहा जाता है। इसके बाद आपके पास परसेंटेज का साइन है जो कि मॉडुलस के लिए यूज होता है। ठीक है, तो लेट्स से 5 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो इस केस में रिमाइंडर आपके पास जो आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, और इसी तरह आपके पास $x 2 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय $y, तो कहते हैं रिजल्ट ऑफ रेजिंग $x टू द $वाइथ पावर। ठीक है, तो इस केस में $x की जो भी आपने पावर रखी हुई है उसका ये रिजल्ट रिटर्न करेगा। इसी तरह आपके पास है पीएचपी में असाइनमेंट ऑपरेटर्स आपके पास आते हैं। ठीक है, तो आपके पास सिंपल असाइनमेंट है तो इक्वल का साइन। ठीक है, तो अरिथमेटिक असाइनमेंट है आपके पास। ठीक है, तो प्लस इक्वल का साइन। और इसी तरह सब्ट्रैक्ट और इक्वल का साइन, मल्टीप्लाई और इक्वल का साइन। और आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन। ठीक है, ये सिंपल डिवीजन जिसको कहते हैं। और उसके बाद रिमाइंडर है आपके पास। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में आपके पास क्या है कि ये राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू आपने डिफाइन की होगी वो असाइन कर देगा लेफ्ट हैंड साइड पे जो वेरिएबल है। ठीक है, तो इसके साथ आप इनमें से कॉम्बिनेशन अरिथमेटिक का इसमें सीक्वेंस बनाया है। हर एक के आगे एग्जांपल है, तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आपके पास ऑपरेटर्स है, तो आप इन एग्जांपल्स को रन कर सकते हैं। सॉरी। इसके बाद हमारे पास है पीएचपी में कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो दो नंबर्स को आपने कंपेयर करना है। ठीक है, तो जब आप कंपेयर करेंगे तो दो नंबर्स में कंपैरिजन क्या है, लेट से यहाँ पे है इफ $x इक्वल इक्वल टू $y। ठीक है, तो ये दो नंबर्स इक्वल है। ठीक है, तो ये चीज बताएंगे ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो इनकी जो आउटपुट होती है कंपैरिजन की, ये ट्रू या फॉल्स होती है। ठीक है, तो जीरो मीन्स फॉल और एनी नॉन जीरो वैल्यू मीन्स ट्रू। नॉर्मली 1 ट्रू को रिप्रेजेंट करता है, जीरो आपका फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसी तरह आपके पास 3 टाइम्स इक्वल का साइन है आपके पास। ठीक है, तो इस ऑपरेटर का नेम है आइडेंटिकल ऑपरेटर। ये ऊपर वाला आपके पास था इक्वल का ऑपरेटर, ये है आइडेंटिकल ऑपरेटर। तो कहते हैं रिटर्न्स ट्रू इफ $x इज इक्वल टू $y एंड दे आर ऑफ द सेम टाइप।
तो कहते हैं ये तब रिटर्न ट्रू करेगा जब डॉलर एक्स की वैल्यू डॉलर वाई के इक्वल हो और इनकी डेटा टाइप भी सेम हो। ठीक है, तो इस केस में जस्ट इनकी वैल्यू को वो चेक कर रहा था, सिंपल इक्वल ऑपरेटर के केस में डेटा टाइप का कंपैरिजन नहीं कर रहा था। ठीक है, इसी तरह आपके पास नॉट इक्वल का ऑपरेटर है, तो अगर डॉलर एक्स इज नॉट इक्वल टू डॉलर वाई तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, नॉट इक्वल के लिए आप ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इस केस में इसी तरह आप नॉट आइडेंटिकल के केस में ये भी यूज कर सकते हैं, नॉट का ऑपरेटर और उसके साथ इक्वल के ऑपरेटर के साथ। ठीक है, तो अगर दो नंबर्स नॉट आइडेंटिकल है, ठीक है, नॉट आइडेंटिकल के केस में डाटा टाइप का भी चेक करेगा वैल्यू के साथ साथ। ठीक है, इसी तरह आपके पास ग्रेटर देन क्या कि एक नंबर दूसरे नंबर से डॉलर एक्स इज ग्रेटर देन डॉलर वाई, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। इसी तरह डॉलर एक्स लेस देन डॉलर वाई, फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू सेकंड से लेस है। ठीक है, तो इसी तरह ग्रेटर देन इक्वल है, तो फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू डॉलर एक्स की वैल्यू वाई से ग्रेटर हो या इक्वल हो तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। इसी तरह लेस देन इक्वल का ऑपरेटर है, तो डॉलर एक्स जो फर्स्ट वेरिएबल है इस केस में डॉलर एक्स लेस देन है या इक्वल है डॉलर वाई के, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। उसके बाद आपके पास PHP 7 के अंदर एक लेटेस्ट लेटेस्ट ऑपरेटर आया है, जो इसके वर्जन 7 एंड अबव में सपोर्टेड है, उसको स्पेस शिप ऑपरेटर कहा जाता है। ठीक है, तो कहते हैं इस ऑपरेटर की क्या फंक्शनैलिटी है, डॉलर एक्स स्पेस स्पेस शिप ऑपरेटर डॉलर वाई, तो रिटर्न्स एंड इंटीजर लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन जीरो, यानी ये तीन वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, अब देखिए जरा, पहले कहते हैं रिटर्न्स एंड इंटीजर लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन जीरो डिपेंडिंग ऑन इफ डॉलर एक्स इज लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन डॉलर वाई। ठीक है, तो ये आपके पास PHP 7 के अंदर अभी मैंने डिस्कस किया था। तो नॉर्मली आपके पास दो वैल्यूज रिटर्न होती है, तो इस केस में तीन वैल्यूज आपकी रिटर्न होंगी। इसी तरह आपके पास अच्छा वो तीन वैल्यूज आपके पास क्या है, जीरो है आपके पास। ठीक है, एक -1 होगी और एक +1 होगी। ठीक है, तो डिपेंड करता है कंडीशन पे आपकी। तो कहता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, तो आपके पास प्लस प्लस है तो इसको इंक्रीमेंट कहा जाता है। ठीक है, अब इसका यूजेज क्या है कि अगर आप वेरिएबल नेम से पहले यूज करेंगे तो ये प्री इंक्रीमेंट होगा, और अगर आप इसको वेरिएबल नेम के बाद यूज करेंगे तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो ये डॉलर एक्स यहाँ पे वेरिएबल है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, तो उस वेरिएबल नेम से पहले आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज कर रहे हैं तो इसको प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। इसका मतलब, इसका मीनिंग ये है कि लेट से आप डॉलर एक्स की जो वैल्यू है उसको पहले ये इंक्रीमेंट करेगा और उसके बाद इसको यूज करेगा। ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट के केस में क्या होगा कि आप पहले वेरिएबल की जो ओल्ड वैल्यू है इसको आप यूज करेंगे, यूज करने के बाद उसमें ये इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, प्री डिक्रीमेंट के केस में आपके पास क्या है कि वेरिएबल की वैल्यू को यूज करने से पहले ये उसमें -1 का डिक्रीमेंट करेगा, और इसी तरह यहाँ पे है कि उसकी वैल्यू को यूज करने के बाद उसमें -1 का डिक्रीमेंट करेगा। तो ये आपके पास PHP में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स कहलाते हैं। अच्छा, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं एंड और आपके पास है। ठीक है, तो एंड और के केस में भी ये आपके पास ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो इस केस में आप देखें जरा, एंड है, ठीक है, एंड का वर्ड यूज करते हैं, ये ऑपरेटर है और ये आगे उसका नेम है। ठीक है, तो एंड का कीवर्ड है, और का है, एक्सॉर का है, और टू टाइम्स एंड है, एम्परसेंड भी कहा जाता है इसको। ठीक है, और है और नॉट है। ठीक है, तो ये 6 डिफरेंट टाइप्स के आपके पास ऑपरेटर्स है, लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, तो आपके पास है डॉलर एक्स एंड डॉलर वाई। ठीक है, एंड का ऑपरेटर यहाँ पे यूज हुआ है, तो ये तब रिटर्न करेगा ट्रू जब इन दोनों की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो ट्रू इफ बोथ एक्स एंड वाई आर ट्रू। ठीक है, डॉलर एक्स और डॉलर वाई तो और है, तो इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू ट्रू होगी तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। इसी तरह डॉलर एक्स एक्सॉर डॉलर वाई है ट्रू इफ आइदर डॉलर एक्स और डॉलर वाई इज ट्रू बट नॉट बोथ। ठीक है, तो इसमें अगर दोनों की वैल्यू डॉलर एक्स डॉलर वाई
में से किसी एक की वैल्यू ट्रू होगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, लेकिन अगर दोनों की वैल्यू ट्रू होगी तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है। तो इसी तरह एंड का ऑपरेटर है तो ट्रू इफ बोथ एक्स एंड वाई आर ट्रू। और ये और क्या ऑपरेटर है तो ट्रू इफ आइदर एक्स और वाई इज ट्रू। और उसके बाद है आपके पास नॉट का ऑपरेटर है डॉलर एक्स के ऊपर, तो ट्रू इफ डॉलर एक्स इज नॉट ट्रू। तो आप कुछ लैंग्वेजेस में आपके पास एंड और नॉट के लिए ये ऑपरेटर यूज होते हैं, और कुछ लैंग्वेजेस में एंड और एक्सॉर यूज होते हैं। तो पीएचपी इन दोनों को सपोर्ट करता है। तो आपकी अपनी चॉइस है, ये लॉजिकल ऑपरेटर में से कौन सा यूज करना चाह रहे हैं। अच्छा, पीएचपी में स्ट्रिंग ऑपरेटर है तो स्ट्रिंग ऑपरेटर क्या कंकैटिनेशन के लिए यूज होता है। जब आप दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स की वैल्यू को कंबाइन करना चाहते हैं तो उस पर्पज के लिए आप स्ट्रिंग ऑपरेटर यूज करते हैं। तो आपके पास डॉट है, ठीक है, और उसके बाद डॉट और इक्वल का साइन है। ये सिंपल आपके पास डॉट का ऑपरेटर है, स्ट्रिंग ऑपरेटर कहलाता है। ये उसके साथ असाइनमेंट ऑपरेटर को कंबाइन करती है। ठीक है। तो इस केस में क्या है, डॉलर TXT1 डॉलर TXT2, तो इन दो वेरिएबल्स की जो वैल्यू है, ठीक है, इसको कंबाइन कर देगा। ठीक है। अब इस केस में आपके पास क्या है कि इन दो वेरिएबल्स की वैल्यू को कंबाइन करके इस डॉलर TXT1 में इसको अपेंड कर रहा है। ठीक है। तो आपकी अपनी चॉइस है, मोस्टली आप सिंगल डॉट को ऑपरेटर यूज करते हैं स्ट्रिंग्स को कंकेटिनेट करने के लिए। तो ये हर एक केस की आपके पास एग्जाम्पल है। ठीक है, ऊपर जितने भी ऑपरेटर्स डिस्कस किए हैं तो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो इसको मैंने क्विक गो थ्रू इसलिए किया था कि हर एक लैंग्वेज में आप इनको यूज करते हैं। उसके बाद आपके पास इफ एल्स स्टेटमेंट आती है, कंडीशनल स्टेटमेंट भी जिनको कहा जाता है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशंस। तो आप कंडीशन की बेस पे कोई सेट ऑफ कोड है, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, उनको एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो उस पर्पज के लिए आप कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करते हैं, जिनको इफ स्टेटमेंट भी कहा जाता है। तो इफ का कीवर्ड से आप इनको डिफाइन करते हैं, तो इस वजह से। ठीक है। तो इसमें डिफरेंट केसेस आते हैं। सिंपल इफ की स्टेटमेंट आती है, ठीक है, जिसमें आप एक कंडीशन के ट्रू होने पे कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, फॉल्स होने पे कोई केस नहीं होता। ठीक है। तो सेकंड केस आता है इफ एल्स का, जिसमें कंडीशन के ट्रू होने पे भी आप कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं, और उसके फॉल्स होने पे भी। ठीक है। तो इफ एल्स इफ, तो ये आपके पास नेस्टेड इफ एल्स कहलाती है। ठीक है। जिसमें आप मल्टीपल कंडीशंस पे मल्टीपल पीस ऑफ कोड है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। और लास्ट आपके पास आती है स्विच की स्टेटमेंट। तो स्विच की स्टेटमेंट क्या करती है कि सिलेक्ट वन ऑफ मेनी ब्लॉक्स ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। तो डिपेंड करता है केसेस के ऊपर, ये केसेस इसमें डिफाइन किए जाते हैं। तो ये आपके पास है इफ स्टेटमेंट। तो इससे मैं क्विक गो थ्रू मूव करूंगा क्योंकि ये भी हर एक लैंग्वेज का पार्ट होती है। तो यहाँ पे इफ इफ 5 इज ग्रेटर देन 3, ठीक है, तो 5 ग्रेटर देन 3 है। यहाँ पे डायरेक्ट आप कांस्टेंट भी डिफाइन कर सकते हैं, कोई इंटीजर भी डिफाइन कर सकते हैं, वेरिएबल भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इस केस में ये ट्रू है। तो इस केस में इसकी बॉडी में जो स्टेटमेंट आपने डिफाइन किए होंगे ये उनको एग्जीक्यूट कर देगा। तो इस केस में हैव अ गुड डे की स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है। तो यानी बताने का मकसद ये है कि इफ स्टेटमेंट में आपके पास कंडीशन के ट्रू होने पे ही आप सेट ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, फॉल्स होने पे आप उसका फॉल्स होना जो केस है उसको टैकल नहीं कर रहे होते। ठीक है। इसी तरह आपके पास ये इफ $t <20, टी में आपके पास 14 है, तो 14 <20 है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी, तो इस केस में इसको प्रिंट कर देगा। एको की स्टेटमेंट को यूज करते हैं हैव अ गुड डे। उसके बाद आपके पास आता है कि कंपैरिजन ऑपरेटर। तो इफ $t इक्वल इक्वल टू 14, ठीक है, तो $t में 14 है, कंपैरिजन ऑपरेटर को आप यूज कर रहे हैं, तो ये इसके इक्वल होगा, तो ट्रू होने पे आप इसकी बॉडी में जो स्टेटमेंट आपने डिफाइन की है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो आपकी अपनी चॉइस है, जितने भी ऑपरेटर्स हमने प्रीवियस सेक्शन में डिस्कस किए आप उनमें से किसी भी टाइप के ऑपरेटर्स आप कंडीशनल स्टेटमेंट में यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट आपके पास आता है इफ एल्स स्टेटमेंट, तो जिसमें कंडीशन के ट्रू होने पे भी आप सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं, और कंडीशन के
फॉल्स होने पे भी, तो कंडीशन के फॉल्स होने पे जो सेट ऑफ स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होती है वो एल्स की बॉडी में जो आपने डिफाइन की होती है, ठीक है। और ट्रू होने पे आपने इफ की जो बॉडी में डिफाइन की होती है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं। तो डॉलर टी इज इक्वल टू डेट इंटू एच, तो ये डेट पीएचपी का डेट का फंक्शन है जो कि डेट को प्रिंट कराता है। तो इस केस में डेट और टाइम दोनों को प्रिंट कराने के लिए यूज होता है। तो इस वक्त ये आर्स को प्रिंट कर रहा है, ठीक है। एच का पैरामीटर बता रहा है कि आप इसमें आर को प्रिंट कर रहे हैं, करंट आर, ठीक है। तो लेट से मेरे पास इस वक्त 12:19 हुए हैं, ठीक है। तो इस वक्त आर्स आपके पास 12 बनता है, ठीक है। तो इसके डेट डॉलर टी में आपके पास 12 आएगा। तो इफ डॉलर टी लेस देन 20, ठीक है, तो इस केस में ये ट्रू होगा। 12 लेस देन 20 है, तो ये प्रिंट कर देगा इसकी बॉडी में कंडीशन के ट्रू होने पे हैव अ गुड डे डिफाइन है। तो लेट से अगर आज 21 होता तो इस केस में कंडीशन फॉल्स हो जाती। तो एल्स में जो आपने डिफाइन किया था वो आपकी स्टेटमेंट, वो आपके पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती उसमें, उसकी बॉडी में एल्स की जो डिफाइन किया था। तो नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है, जिसको इफ एल्स स्टेटमेंट भी कहा जाता है। तो इसमें आप क्या है कि हर मल्टीपल कंडीशंस आप अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इफ इनटू कंडीशन, तो पहली कंडीशन अगर ट्रू होगी तो इसकी बॉडी में जो स्टेटमेंट आपने डिफाइन किया वो एग्जीक्यूट होगी। अगर ये फॉल्स होगी तो आपने फिर इसमें फॉल्स के केस में दोबारा इफ लगा दिया, ठीक है। तो इस केस में ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी इसकी बॉडी में। एल्स अदरवाइज अगर फॉल्स होगी तो जो एल्स आपने एल्स के केस में डिफाइन किया वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो इसी तरह यहाँ पे है डॉलर टी इज इक्वल टू डेट इंटू एच। तो डेट के फंक्शन को यूज करते हुए करंट आवर्स की वैल्यू गेट कर रहा है। तो इफ डॉलर टी लेस देन 10, ठीक है, डॉलर टी के अंदर लेट से इस केस में हमारी एग्जांपल के केस में 12 आया था, तो 12 लेस देन 10 है, ठीक है। तो इस केस में ये फॉल्स हो गया। तो इसकी बॉडी में एक जो स्टेटमेंट है उनको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तो एल्स के केस पे चला जाएगा, ठीक है। एल्स इफ पे जाता है तो कहता है 12 लेस देन 20, तो कंडीशन आपकी ट्रू होगी, तो इसकी बॉडी में जो चीज डिफाइन की हुई है उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। और एल्स का केस इस केस में स्किप हो जाएगा। तो लेट से अगर ये वाला केस भी फॉल्स हो रहा होता, फर्स्ट भी फॉल्स हो गया था, तो इस केस में फिर लास्ट वाला जो एल्स में आपने स्टेटमेंट दी होती है तो वो एग्जीक्यूट हो जाता है अगर फर्स्ट टू कंडीशंस फॉल्स हो जाए, या इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि कोई भी कंडीशन आपके पास है वो अगर फॉल्स हो जाए तो। इसके बाद आपके पास है पीएचपी शॉर्ट हैंड इफ, ठीक है। तो इस केस में आप एक स्टेटमेंट में दोनों चीजें कर रहे हैं। आप देखें, अगर आपने एक से ज्यादा स्टेटमेंट कंडीशन के ट्रू होने पे एग्जीक्यूट करनी है तो उनको तो आप पैरेंथेसिस में डिफाइन करेंगे, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे ये केस था, ठीक है। तो अगर आप कोई भी कंडीशन है उसके ट्रू या फॉल्स होने पे एक से ज्यादा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं तो उनको ये करली ब्रैकेट्स में, ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट्स में डिफाइन करेंगे। तो शॉर्ट हैंड इफ का क्या मीनिंग है कि अगर आप कंडीशन के ट्रू होने पर एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो ये वाला केस है। लेट्स से डॉलर ए इज इक्वल टू 5, इफ डॉलर ए लेस देन 10, तो 5 लेस देन 10 इस केस में ये ट्रू है, ठीक है। तो क्या है, डॉलर बी इज इक्वल टू हेलो, तो हेलो की वैल्यू डॉलर बी में स्टोर कर दो और उसके बाद आपके पास एको को प्रिंट करा दो। तो इसी तरह शॉर्ट हैंड आपके पास इफ एल्स भी है आपके पास, ठीक है। तो डॉलर बी इज इक्वल टू डॉलर ए लेस देन 10, ठीक है। तो डॉलर ए अगर लेस देन 10 है, ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है इस केस में, ये अगर ट्रू हो जाती है तो ये फर्स्ट वाली केस को एग्जीक्यूट करेगा, अगर फॉल्स हो जाती है तो ये सेकंड वाला केस को एग्जीक्यूट करेगा। तो इस केस में डॉलर ए में 13 पड़ा हुआ है, तो 13 लेस देन 10 है, तो ये आपके पास फॉल्स हो गया, ठीक है। तो इस केस में हेलो के बजाय ये गुड बाय वाला जो केस है इसको यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा। इसी तरह आपके पास नेस्टेड इफ आता है, ठीक है। तो डॉलर ए इज इक्वल टू 13 इफ डॉलर ए ग्रेटर देन 10, ठीक है। तो 13 ग्रेटर देन 10 कंडीशन ट्रू, तो आपके पास इसने बॉडी में आपने अबव 10 को प्रिंट करा दिया, ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है इफ डॉलर ए ग्रेटर देन 20। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे इसकी बॉडी स्टार्ट हो रही है एंड ये नीचे कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इसने 13 ग्रेटर देन 10 कंडीशन ट्रू हुई,
उस पे अबव 10 इसने प्रिंट करा दिया। उसके बाद नीचे नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है क्योंकि इस बॉडी का पार्ट है। तो इफ $A ग्रेटर देन 20, तो 13 ग्रेटर देन 20 इस केस में भी है। इस केस में सॉरी फॉल्स हो गया। ठीक है, तो इस केस में फिर आपके पास ये एल्स वाले केस में जो चीज आएगी डिफाइन होगी उसको प्रिंट कर देगा। इसके बाद आपके पास स्विच स्टेटमेंट आती है। द स्विच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशंस। ठीक है, तो ये इफ एल्स इफ जिसको आप नेस्टेड इफ कहते हैं वो भी यूज कर सकते हैं, और उसके अल्टरनेट आप स्विच स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं। तो इस केस में इसका साइंटेक्स क्या है कि स्विच इनटू एक्सप्रेशन। तो ये स्विच की स्टेटमेंट आप कॉल करेंगे और यहाँ पे कंडीशन डिफाइन करेंगे। तो कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने पे जो वैल्यूज आएंगी उन वैल्यूज के ऊपर आप डिफरेंट केसेस डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, और अगर इनमें से कोई भी केस ट्रू ना हो रहा हो तो डिफॉल्ट वाला जो केस डिफॉल्ट के कीवर्ड में आपने डिफाइन किया होता है उसके केस में जो स्टेटमेंट्स आपने डिफाइन की होती है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। तो देखें जरा इसमें डॉलर फेवरेट कलर, आपके पास ये एक पीएचपी का वेरिएबल है जिसमें रेड वैल्यू स्टोर हुई है। ठीक है, तो आपने स्विच की स्टेटमेंट में उस वेरिएबल की वैल्यू को पास किया यहाँ पे। ठीक है, तो कहता है कि अगर केस है रेड, पहला केस है, तो जो फेवरेट कलर है अगर वो रेड है, ठीक है, तो उस केस में इस केस में ट्रू हो गया। तो इस रेड के केस में जो स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट भी हो सकती है, एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी हो सकती है, तो उनकी वैल्यू उनको ये एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो एग्जीक्यूट करने के बाद आपने ब्रेक की स्टेटमेंट कॉल की, तो यहाँ से फिर केस आपका एग्जिट होकर इस स्विच के बॉडी के बाद जो आने वाली स्टेटमेंट होगी उस पे चला जाएगा। तो स्विच की स्टेटमेंट में एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि अगर हर केस में आप ब्रेक की स्टेटमेंट अप्लाई नहीं करते, लेट्स से इस केस में हम ब्रेक की स्टेटमेंट यहाँ पे ना लिखते, तो ठीक है, उसके बाद फिर पहला केस को एग्जीक्यूट करने के बाद वो नेक्स्ट केस को भी कंपेयर करता, फिर नेक्स्ट को भी कंपेयर करता। तो ब्रेक की स्टेटमेंट आप इसीलिए देते हैं कि जैसे जो केस ट्रू हो जाता है स्विच के केस में, ठीक है, उस केस की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करे और फिर उसकी बॉडी से एग्जिट करके नेक्स्ट उसकी बॉडी के बाद जो आने वाली स्टेटमेंट आती है उस पर शिफ्ट कर जाए, उसको प्रिंट करे, एग्जीक्यूट करे। तो यही था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने देखा कि पीएचपी में कांस्टेंट किस तरह डिफाइन करते हैं और मैजिक कांस्टेंट क्या होते हैं, डिफरेंट ऑपरेटर्स को देखा और कंडीशनल स्टेटमेंट्स को देखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।